तो दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आज से कुछ टाइम पहले मैंने इंसिडियस सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसके मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर रखी है। तो आज के इस वीडियो में मैं उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इंसिडियस के चैप्टर 3 को एक्सप्लेन करूंगा। तो आप लोगों ने इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो जाके उन वीडियोस को भी चेकआउट कर लेना, जिसका लिंक आई बटन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह मिल जाएगा। हालांकि इस पार्ट की स्टोरी बाकी से टोटली डिफरेंट होने वाली है, पर फिर भी कुछ चीजें मैच हो सकती है क्योंकि राइटर है ली वर्नल, जिनके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इनका बस नाम ही काफी है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करते हुए इसकी एंडिंग पे भी बातें करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना। तो बिना किसी देरी की चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की स्टोरी शुरू होती है लैम्बर्ट फैमिली के केस से 3 साल पहले 2007 में, और ओपनिंग सीन में हम एक क्वीन बर्नर नाम की लड़की को देख पाते हैं जो कि अपनी मरी हुई माँ से बात करने के लिए एलिस के घर पे आई होती है, जो कि 1.5 साल पहले कैंसर की वजह से मर गई थी। अब यहाँ आप लोग एलिस को जिंदा देख के कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ हम इंसिडियस चैप्टर 1 से 3 साल पहले 2007 की स्टोरी देख रहे हैं, और इंसिडियस चैप्टर 1 के इवेंट्स 2010 में हुए थे जो कि इसके बाद होंगे। अब शुरू में तो एलिस बोल देती है कि उसने अपनी साइकिक पावर्स को यूज करना बंद कर दिया है, पर क्वीन का उसकी माँ के लिए प्यार देख के वो मान जाती है और अपनी पावर्स की मदद से क्वीन की माँ से बात करने की कोशिश करती है। पर एलिस को उसकी माँ की नहीं बल्कि किसी और स्पिरिट की आवाज सुनाई देती है जो कि उसको मारने की धमकी देती है। ये सुन के एलिस तुरंत रुक जाती है और क्वीन को समझाती है कि उसको अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम बात तो किसी एक आत्मा से करना चाहते हैं पर हमारी आवाज सुनाई देती है सभी आत्माओं को, जिसका अंजाम काफी बुरा हो सकता है। इसके बाद क्वीन अपने घर वापस आ जाती है, पर फिर भी वो उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती और रात में सोते टाइम वो अपनी माँ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, जहाँ पे उसको जवाब मिल रहा होता है उसी के घर के वेंट से। अब यहाँ से हम अगली सुबह का सीन देखते हैं, जहाँ हम क्वीन के बाकी फैमिली मेंबर्स को देख पाते हैं, जिसमें है उसके डैड शॉन और उसका भाई एलेक्स। एलेक्स अपने रूम में स्कूल जाने से पहले स्पेक्स और टकर की वीडियो देख रहा होता है, और इस टाइम तक वो दोनों एलेक्स के साथ काम नहीं कर रहे। क्वीन के पड़ोस में एक लड़का रहता है जिसका नाम हेक्टर होता है, और साथ ही में रहते हैं 2 ओल्ड कपल्स जिसका नाम है हैरी और ग्रेस। ग्रेस क्वीन को देख के बोलती है कि मैं उसे जानती हूँ, पर उसकी बातों पे कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि वो डिमेंशिया नाम की बीमारी से जूझ रही है। फिर इसके बाद क्वीन अपने भाई एलेक्स का स्कूल छोड़ के एक परफॉर्मेंस आर्ट स्कूल में अपना ऑडिशन देने जाती है, जहीं पे हम जेम्स बॉन्ड को भी देख पाते हैं जो कि क्वीन का ऑडिशन ले रहे होते हैं। अब ऑडिशन के बीच में क्वीन को ऊपर में एक आदमी दिखता है जो कि उसकी तरफ देख के हाथ हिला रहा होता है, और उसने एक ऑक्सीजन मास्क भी पहना हुआ था, पर क्वीन इसको इग्नोर कर देती है। फिर ऑडिशन खत्म होने के बाद क्वीन अपनी दोस्त मैगी के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है कि तभी उसको वही आदमी दोबारा से दिखता है जो कि फिर से उसको देख के वेव कर रहा होता है। क्वीन सड़क के बीच में खड़े होकर उसको देख रही थी, इसलिए अचानक से एक गाड़ी आती है और उसको उड़ा देती है। फिर जल्दी से उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है और उसके दिल की धड़कन भी रुक गई थी, इसी वजह से वो द फर्दर में पहुंच जाती है। तभी अचानक से वहाँ पे वो ऑक्सीजन मास्क वाला आदमी आ जाता है, पर डॉक्टर के सही टाइम पे शॉक दे देने की वजह से वो तुरंत होश में आ जाती है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो ऑक्सीजन मास्क वाला आदमी है, इसको इस मूवी में कहते हैं द मैन हु कांट ब्रीथ, यानी कि जो आदमी सांस नहीं ले सकता। एंड इसका दूसरा नाम वीजिंग डीमन भी है, और ये डीमन 7 के द स्लॉट विक्टिम से इंस्पायर्ड है, और एक्टर भी सेम है जिसने इस वीजिंग डीमन का रोल प्ले किया है। यार यहाँ तक हमें आइडिया लग जाता है कि जब भी कोई अपनी माँ से बात करने की कोशिश करती थी तब यही डीमन उसकी बातों का रिस्पॉन्स किया करता था, और अब वही इसके ऊपर हावी हो रहा है। अब इस एक्सीडेंट की वजह से इसकी दोनों टांगे टूट चुकी है, इसलिए उसको अपने रूम में ही रेस्ट करना पड़ेगा जब तक वो थोड़ी ठीक नहीं हो जाती, और ये चीज उस डीमन के लिए काफी फायदेमंद है क्योंकि वो अब और भी आसानी से उसको अपने वश में कर पाएगा। इसके बाद हमें 3 हफ्ते बाद की स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे शॉन क्वीन को घर वापस लेके आता है, और आते ही उसको वहाँ पे ग्रेस मिल जाती है जो कि उसको कहती है कि जो आदमी सांस नहीं ले सकता वो कल तुम्हारा नाम ले रहा था और अभी भी वो तुम्हारे रूम में मौजूद है। और ये बात सुन के क्वीन घबरा जाती है, पर शॉन उसको उसके कमरे में ले जाके सुला देता है, साथ ही में उसको एक बेल भी देता है ताकि उसको जब भी कोई काम हो तो वो अपने डैड को वो बेल बजा के बुला सकती है। अब रात हो चुकी थी और क्वीन भी सोने की कोशिश करती है, पर उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही थी, जैसे कि ऊपर से अजीब आवाजें आना और बेल का भी अपने आप बज जाना। लेकिन क्वीन ये सब इग्नोर करती है, पर हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि वो डीमन सच में उसके कमरे में ही मौजूद था, जैसा कि ग्रेस ने उसको बताया था। और जब वो डीमन उसके पास आने लगता है तभी उस बेल की आवाज सुन के शॉन भी उसके कमरे में आ जाता है, और तभी वो डीमन वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि सोने की तैयारी कर रही होती है। उसके पास एक डॉग भी है जिसका नाम है वॉरेन, और ये रेफरेंस है
इंजरी मूवी का। अब एलिस सो जाती है और उसको फिर से कुछ विजन्स आते हैं जिसकी वजह से वो तुरंत जाग जाती है और जागते ही अपनी डायरी पे वो एक नाम लिखती है जो कि होता है क्वीन का, जहाँ हम समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो कि अपने कमरे में आराम कर रही होती है और साथ ही में एक बुक पढ़ रही होती है जो कि है क्लॉकवाइज ऑरेंज, जिसकी मूवी 1971 में आई थी। खैर क्वीन दीवार पे नॉक करके अपने पड़ोसी हेक्टर से बात करने लगती है और उधर से वो भी उसका नॉक करके रिप्लाई दे रहा होता है, पर क्वीन उसकी बात सुन के शॉक हो जाती है क्योंकि हेक्टर बताता है कि वो तो घर पे है ही नहीं। और ये बात सुन के क्वीन घबरा जाती है और एक बार फिर से दीवार पे नॉक करती है, पर उसको इस बार कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर वो लाइट बंद करके सो जाती है, पर इतने में ही उस डीमन का हाथ ऊपर से आता है जिसकी वजह से ऊपर की सीलिंग में क्रैक आ जाता है। क्वीन की आवाज सुन के शॉन भी वहाँ पे आ जाता है और सीलिंग की दरार को देख के वो ऊपर वाले घर को चेक करने के लिए जाता है, लेकिन उसको वहाँ पे पता लगता है कि वहाँ पे तो कोई रहता ही नहीं है। लेकिन उसको वहाँ पे कुछ अजीब पैरों के निशान मिलते हैं जो कि वहाँ के बेड के नीचे तक जा रहे होते हैं और उसी बेड के नीचे क्वीन का रूम भी होता है। अब इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पे क्वीन अपने डैड को बोलती है कि उसको एक साइकिक से मिलना है क्योंकि उसको अभी भी लगता है कि ये सब उसकी माँ कर रही है। साथ ही में वो ये भी बता रहती है कि वो आज से 1 महीने पहले एलिस नाम की साइकिक से भी मिली थी। दूसरी तरफ हम एलिस को देखते हैं जो कि उसकी माँ से फिर से बात करने की कोशिश करती है, पर वो डीमन वहाँ पे भी आ गया था। वहाँ उसको डीमन के पैरों के निशान भी मिलते हैं जो कि उसके रीडिंग रूम तक जा रहे होते हैं। डोर खोलने के बाद वो देखती है कि वो पैरों के निशान नीचे तक जा रहे होते हैं, इसलिए वो भी उनको फॉलो करते हुए नीचे चले जाती है। पर अब वो निशान दीवार की तरफ जा रहे होते हैं क्योंकि वो डीमन दीवार के ऊपर था, जिसकी वजह से एलिस काफी ज्यादा डर जाती है, पर एलिस उससे बचकर उस रूम से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्वीन अपनी दोस्त मैगी से वीडियो कॉल पर बात कर रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त उससे पूछती है कि क्या तुम्हारे बगल में तुम्हारा भाई एलिस खड़ा हुआ है, लेकिन क्वीन को उसके पीछे कोई नहीं देखता। तभी वो वीडियो कॉल भी फ्रीज हो जाती है क्योंकि वहाँ पे वो डीमन आ चुका था। फिर धीरे धीरे वो डीमन उसकी तरफ बढ़ने लगता है, पर अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी क्वीन उसको देखने के लिए बेड के नीचे झांकती है, पर वो डीमन उसके ऊपर से आ रहा है और उसको उठा के जमीन पर पटक देता है। फिर एक एक करके उस डीमन ने सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए और वो ये सब देखती रही क्योंकि वो चलने की हालत में नहीं थी। तभी वो डीमन भी उसके ऊपर झपट पड़ता है, लेकिन तब तक शॉन भी घर में पहुंच चुका था और क्वीन की चीख सुन के वो भाग के उसके कमरे में जाता है जहाँ वो क्वीन को जमीन पर पड़ा हुआ पाता है और उसकी मदद करता है। क्वीन की गर्दन पर भी अब हल्की सी मोच आ चुकी थी और इतना कुछ होने के बाद वो भी समझ जाती है कि जिससे वो बात कर रही थी वो उसकी माँ नहीं बल्कि वो डीमन ही था। ये सब बात वो शॉन को बताती है और वो भी उसका साथ देने के लिए उसकी बातों को मान लेता है। फिर जब वो घर के नीचे आता है तो उसको वहाँ पे हैरी मिलता है जो कि उसको बताता है कि उसकी बीवी ग्रेस मर चुकी है। शॉन उसको संभालता है और उसको कहता है कि अगर उसको कोई भी मदद चाहिए तो वो उसे बेझिझक मांग सकता है। दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जिसके साथ फिर से अजीब चीजें होने लग गई थी, इसलिए वो ब्लैंकेट से अपना फेस ढक लेती है, पर जैसे ही वो ब्लैंकेट को हटाती है तो वो खुद को ऊपर वाले फ्लोर पर पाती है। वो जल्दी से नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो डीमन उसको ऐसा नहीं करने देता और उसको एक कमरे में ले जाके फेंक देता है। वहीं पे उसको एक लड़की भी दिखाई देती है जिसके हाथ पैर कटे हुए थे और आंख और मुंह भी गायब थे और वो थोड़ी थोड़ी क्वीन की तरह ही लग रही थी। डर के मारे वो जमीन पर हाथ पटकने लगती है, जिसकी आवाज सुन के शॉन भाग के ऊपर जाता है। फिर क्वीन को वो ऊपर देख के शॉक हो जाता है और वहीं पे उसको पैरों के निशान भी मिलते हैं जो कि खिड़की से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं और वो खिड़की भी टूटी हुई थी, इसलिए शॉन खिड़की से बाहर जाता है तो उसको वहीं पे वो डीमन नीचे पड़ा हुआ दिखता है। पर उसकी जगह जब कोई नीचे देखती है तो वो डीमन उसको ले जाने के लिए ऊपर आ चुका था और वो उसको खिड़की से बाहर खींच लेता है, लेकिन सही बात पे शॉन भी उसको वापस पीछे की तरफ खींच लेता है और उसको बचा लेता है। ये सब देख के शॉन को भी अब पूरी तरह से भरोसा हो चुका था कि यहाँ पे वाकई में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो मदद मांगने के लिए एलिस के पास पहुंच जाता है। अब जैसे कि शॉन अपनी बीवी की मौत से मूव ऑन कर रहा है, वैसे ही एलिस भी अपने पति जैक की मौत से डील कर रही है, जो कि आज से 1 साल पहले सुसाइड की वजह से मारा था। एलिस बताती है कि उसके मन में काफी सारी बातें अधूरी रह गई हैं जो कि वो जैक से करना चाहती थी, और हम सभी को पता है कि उसने जैक की आत्मा से बात करने की कोशिश की होगी और उसी वजह से कोई दूसरी आत्मा उसके पीछे पड़ गई है, जो कि है वही ब्राइडन ब्लैक, जिससे आज से उसने कई साल पहले यंग जॉस को बचाया था। और जब से उसने अपनी पति की आत्मा से बात करने की कोशिश की है, तभी से वो ब्राइडन ब्लैक उसके पीछे पड़ी हुई है कि कब एलिस इस दुनिया में वापस आए और वो कब उसको मार डाले। इसी वजह से एलिस ने अब अपनी पावर्स को यूज करना बंद कर दिया है। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जब एलिस आज से 3 साल बाद जॉश की मदद करने के लिए जाएगी, तब उसको वही ब्राइड मार डालेगी। अब पहले तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी नहीं थी, पर इस पार्ट में लीग पैनल ने वो ही बना डाली कि एलिस अपनी पावर्स को यूज क्यों नहीं करती। अब शॉन एलिस से बोलता है कि भले वो कुछ ना करे, पर एक बार क्वीन से जाके मिल ले। और जब एलिस उससे मिलती है तो वो काफी खुश होती है, पर साथ ही में उसकी हालत देख के उसको बुरा भी लगता है, इसलिए वो फिर से उसकी मदद करने लगती है और उसी डीमन से बात करने की कोशिश करती है। फिर वो द फादर में जाती है और रेड डोर के पास पहुंच जाती है। पर इस वाले
पार्ट में वहाँ पे डोर की जगह एक लिफ्ट होती है। आगे बढ़ते बढ़ते उसको वहाँ पे काफी आत्माएं मिलती है जो कि उसी डीमन की वजह से डरी हुई थी, क्योंकि वो सब उसी की गुलाम थी। अब लिफ्ट की मदद से एलिस आगे बढ़ती है और एक रूम में पहुंच जाती है जहाँ पे उसको एक आत्मा देती है जो कि उसको आगे की तरफ इशारा करके आगे बढ़ने के लिए बोलती है। पर आगे उसका वही ब्राइड वेट कर रही होती है जो कि उसका गला दबा रहती है और सोफे पे बैठा रहती है। और रियल लाइफ में भी उसका दम घुट रहा होता है, पर शॉन ने उसको जल्दी से उठा दिया जिस वजह से वो बच गई। एलिस इस वजह से काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी मदद किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एलिस को देखते हैं जो कि शॉन को स्पेक्स और टकर के बारे में बताता है जिनकी वीडियोस वो पूरा दिन देखता रहता था। शुरू में तो शॉन को उनकी हरकतें देख के उनके ऊपर यकीन नहीं होता, पर उसको क्वीन की मदद करनी ही थी इसलिए वो उनको बुलाने के लिए मान जाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे स्पेक्स और टकर उनके घर में आ चुके थे। साथ ही में हम स्पेक्स के कपड़ों पे कैस्पर का लोगो भी देख पाते हैं जिसके बारे में कौन नहीं जानता। खैर अब वो दोनों अपने अपने काम पे लग जाते हैं और क्वीन के सर पे एक कैमरा भी फिट कर देते हैं ताकि रात में उसके साथ कुछ भी हो तो वो सब कुछ रिकॉर्ड कर पाए। दूसरी तरफ हम एलिस को देख पाते हैं जो कि अपने पुराने दोस्त कार्ल से जाके मिलती है, जिसके बारे में आप लोग जानते ही होंगे। कार्ल उसको समझा रहा होता है कि वो ब्राइड से ज्यादा ताकतवर है क्योंकि वो जिंदा है, और ये लाइन इससे पहले भी कहीं पे यूज हो चुकी है। कहाँ पे यूज हुई है वो आप लोग कमेंट्स में बताओ। इधर हम उन लोगों को भी देख पाते हैं जो कि देर रात तक जगे हुए थे ताकि वो लोग क्वीन के ऊपर नजर रख सके। तभी वहाँ पे अचानक से लाइट चली जाती है और वो लोग देखते हैं कि क्वीन उड़ चुकी है और अपने पैरों पे चलने लगती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है जबकि उसकी दोनों टांगे टूटी हुई थी। वो लोग उसको चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन क्वीन वहाँ पे नहीं थी क्योंकि वो छिपी हुई थी अलमारी के अंदर। फिर जब वो लोग उस अलमारी को खोलते हैं तो वहाँ पे उन्हें सिर्फ क्वीन का कैमरा मिलता है क्योंकि क्वीन टकर के पीछे खड़ी हुई थी जो कि उस डीमन से पुलिस हो चुकी थी। अब इससे पहले कि वो लोग कुछ कर पाते वो उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है और उन तीनों को कुत्ते की तरह मारती है। फिर वो अपना पैर बेड पे मार के प्लास्टर को भी तोड़ लेती है और अपने टूटे हुए पैरों के साथ शॉन के सामने आती है और अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर एंड टाइम पे शॉन उसको रोक लेता है। और जब ये सब चल रहा होता है तो उन लोगों को उसके गले के बीच में एक आग भी दिखाई देती है। फिर वो लोग उसको बांध देते हैं, तब जाके वो थोड़ा शांत होती है। ये सब देख के स्पेक्स और टकर का दिमाग हिल चुका था और वो लोग बोलते हैं कि ये सब उनके बस की बात नहीं है। शॉन ये सब सुन के बहुत गुस्सा होता है और उन लोगों को घर से बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ पे एलिस आ जाती है जो कि उनको भी रोक लेती है क्योंकि वो लोग बाद में काम आएंगे। एलिस बाद में बताती है कि ऐसे टाइम पे ज्यादातर आत्माओं को हमारी बॉडी चाहिए होती है ताकि वो लोग फिर से जिंदा होके जी पाए, पर ये डीमन अलग है जो कि अपनी दुनिया में ही रहकर बाकी आत्माओं को अपना गुलाम बनाना चाहता है, जैसा कि हमने बाकी लड़कियों की आत्माओं को वहाँ पे देखा ही था। और साथ में वो ये भी बताती है कि उसने क्वीन की आधी आत्मा को अपने पास कैद कर लिया है और इससे पहले कि वो उसकी पूरी आत्मा को अपनी वश में करे उससे पहले उस डीमन को रोकना होगा जो कि सिर्फ एलिस ही ऐसा कर सकती है। इसके बाद एलिस उन दोनों को काम पे लग जाने के लिए बोलती है और टकर को कैमरा सेट करने के लिए बोलती है, और स्पेस का काम ये होगा कि वो जो भी बोलेगी उन सब बातों को उसको अपनी डायरी पे नोट करना होगा। स्पेस उससे पूछता है कि क्या इस दुनिया का कुछ नाम भी होगा, तो एलिस बताती है कि हम उसको बोलेंगे द फर्दर। खैर अब एलिस फिर से द फर्दर में पहुंच जाती है और वहाँ की सभी आत्माओं से उस डीमन का पता पूछती है कि वो कहाँ पे है, और यही घर द बटरफ्लाई रूम मूवी में भी यूज हो चुका है। खैर अब एलिस उन्हीं में से एक आत्मा की मदद से उस डीमन के रूम तक पहुंच जाती है। अंदर पहुंच के उसको वो डीमन तो नहीं दिखता, पर दिख जाती है वही ब्राइड इन ब्लैक जो कि उसका वहीं पे इंतजार कर रही होती है। वो ब्राइड एलिस का फिर से गला पकड़ लेती है, पर इस बार एलिस को कार्ल की बात कही याद आती है कि वो बस एक आत्मा है, पर एलिस एक जिंदा इंसान है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए एलिस ने उस ब्राइड को ऐसा पटका कि उस ब्राइड की फटकी 4 हो गई और वो चुपचाप वहाँ से फिलहाल के लिए तो खिसक लेती है। फिर इसके बाद सामने की तरफ उसको कोई तो बैठा हुआ दिखता है जिसको देख के एलिस काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो था उसका मरा हुआ पति जैक। अब वो इमोशनल इसलिए हो रही थी क्योंकि जैक के मरने से पहले उसे काफी कुछ कहना था जो कि वो कह नहीं पाई थी। अब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं, तभी जैक उसको बोलता है कि वो खुद की जान भी ले ले और उसके पास इसी दुनिया में आ जाए, जिस वजह से एलिस समझ जाती है कि ये उसका पति नहीं है बल्कि वही डीमन है, और वो उसका मुंह उस ब्लेड से काट डालती है, जिस वजह से वो डीमन अपने असली रूप में आ जाता है। एलिस उसको कहती है कि क्वीन को वो छोड़ दे, तभी वो डीमन ताली बजाता है और उस ताली के बजाते ही उसका पेट वहीं पे आ जाता है जो कि होती है वही क्वीन जिसकी आंख मुंह सब बंद थे। एलिस उसको लेके तुरंत वहां से भागती है, पर डीमन उसको ऐसा करने नहीं देता, पर एलिस फिर भी उसको कैसे भी करके वहां से ले जाती है। एलिस अपनी बॉडी में भाग के वापस आ जाती है और यहाँ तक एलिस ने अपना काम खत्म कर दिया था। अब इसके आगे का काम क्वीन को खुद ही करना होगा। एलिस तो अपनी बॉडी में वापस आ जाती है, पर क्वीन को वो डीमन रोक लेता है। रियल वर्ल्ड में वो
उस क्वीन का हाथ पकड़ के उसको बुला रहे होते हैं, पर उसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी एलिस को उस मरी हुई ग्रेस की आत्मा की आवाज आती है, जो कि उसको क्वीन की डायरी के बारे में बताती है, जिसके अंदर एक लेटर होता है जिसको क्वीन की माँ लिली ने अपने मरने से पहले उसके अंदर छोड़ा था। लिली चाहती थी कि वो लेटर क्वीन अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट करने से पहले पढ़ ले, पर क्वीन ने उस डायरी को कभी खोल के देखा ही नहीं, और यही रीजन था कि उसकी माँ भी उस डायरी को मूव करके उसको हिंट्स देती रहती थी। अब आगे हम देखते हैं कि एलिस के काफी बुलाने पर लिली की आत्मा वहाँ पे आ जाती है और क्वीन को वापस लाने में उन लोगों की मदद करती है। लिली उस दुनिया में जाके क्वीन की कान में कुछ बोलती है, जिसकी वजह से क्वीन अपने पूरे होश में आ जाती है। होश में आने के बाद क्वीन उस डीमन के मास्क को हटा देती है और उस ऑक्सीजन मास्क के हटने की वजह से उस डीमन का दम घुटने लगता है और शायद वो वहीं पे मारा जाता है। क्वीन भी अब वापस आ चुकी थी और उसके होश में आते ही एलिस उसको बताती है कि उसकी माँ अभी भी यहीं पे है और उन्हीं की वजह से आज वो बच पाई है। साथ में वो उसको ये भी बताती है कि जब वो ऑडिशन देने गई थी उस दिन भी उसकी माँ वहीं पे मौजूद थी। लिली एलिस की मदद से ये भी बोलती है कि क्वीन उसको ढूंढना बंद कर दे, क्योंकि वो तो उसके साथ हमेशा ही रहेगी, और इस तरह से सब कुछ ठीक हो जाता है। अगले सीन में हम एलिस, स्पेक्स और टगर को देख पाते हैं, जो कि अब से साथ में काम करने वाले हैं। एलिस भी अब बिना डरे लोगों की मदद करेगी और उसकी मदद करेंगी ये दोनों, जिसके लिए एलिस उन दोनों को एक ड्रेस भी देती है, जिसको हमने पहले वाले पार्ट्स में देख रखा है। अब यहाँ से हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम फिर से एलिस को देख पाते हैं, जो कि बिना किसी टेंशन के सोने जा रही होती है। तभी इसका डॉग वारन एक रूम की तरफ देख के भौंकने लगता है, जहाँ हम किसी का चेहरा भी देख पाते हैं। और यहाँ से कैमरा एलिस की तरफ मूव होता है, जहाँ पे हम अचानक से उसके पीछे रेड फेस डीमन को देख पाते हैं और यहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। पर ये रेड फेस डीमन यहाँ पे कैसे आया ये तो हमें पता नहीं, पर जब तक ली वाइनल इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, इस बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बंदा इस सीन को कहीं ना कहीं से जोड़ ही देगा। तो दोस्तों, ये था इंसीडियस सीरीज का तीसरा पार्ट, जो कि काफी बेहतरीन पार्ट था। इस पार्ट के जंप स्केयर्स भी काफी इफेक्टिव है, लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है इस पार्ट का प्रीक्वल, जो कि है इंसीडियस द लास्ट की, जिसके ऊपर मैं वीडियो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, और चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लेना, ताकि आप लोग इसका अगला पार्ट मिस ना कर दें। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।